हेलो गाइस, व्हाट्सअप। कैसे हैं आप सब? वेलकम यू ऑल टू द सिविल सर्विस एग्जामिनेशन वे टू लबासना। और ये हमारी लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन चल रहा है। इसमें हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं, प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगर आप तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हिट द सब्सक्रिप्शन बटन। ये हमारी फर्स्ट रीडिंग या फर्स्ट रिवीजन बोल सकते हैं आप, जो अपने और अटैम्प्ट्स में चल रहे हैं। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल @tips4is सर्च करके टेलीग्राम पे उसको ज्वाइन कर सकते हैं फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो प्रीएम्बल है ये अमेरिका से लिया गया है कि जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पहला कॉन्स्टिट्यूशन है जो बिगिन हुआ था विद प्रीएम्बल। मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ने उसी प्रैक्टिस को फॉलो किया है। जो टर्म प्रीएम्बल है इसका मतलब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन या प्रीफेस कॉन्स्टिट्यूशन का। ये कंटेन करता है समरी और एसेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आप अपनी आंसर राइटिंग में यहीं से स्टार्ट कर सकते हैं कि जो टर्म है प्रीएम्बल रेफर टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। और आप एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं जो हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि प्रीएम्बल इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन मूव बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो जो डिफरेंट व्यूज़ क्या क्या हैं इसके ऊपर, जो एनके पालकी वाला जो एमिनेंट जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे, उन्होंने प्रीएम्बल को एक आइडेंटिटी कार्ड बोला है। अब प्रीएम्बल हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के ऊपर बेस है, जो ड्राफ्ट और मूव किया गया था पंडित नेहरू जी द्वारा और अडॉप्ट किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने। ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 2 में पूरा डिस्कस कर चुके हैं और इसको एक बार ही अब तक अमेंड किया गया है बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम में, जिसने 3 नए वर्ड इसमें ऐड किए हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी। तो आप कन्फ्यूजन नहीं हो आपको एग्जाम टाइम में जो स्ट्रेस प्रिपरेशन में भी। तो एक ट्रिक जो ये P2 आप याद रखेंगे यहाँ पे, P2 इज प्रीएम्बल बाय 2 मीन्स प्रीएम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट। P2 इसलिए याद किया जा रहा है बिकॉज जब आप बुक पढ़ लेते हैं, इमरजेंसी चैप्टर भी पढ़ लेते हैं, वहाँ पे भी 42 रहेगा, 44 भी रहेगा। तो आपको कन्फ्यूजन रहता है कि 42nd अमेंडमेंट था या 44th अमेंडमेंट था। तो जब आप ये P2 ध्यान रखेंगे तो आपको पता रहेगा कि ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ था, नोट बाय 44th। सेकेंड थिंग, ये ट्रिक है SOCI, डेट इज सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। तो ये फनी है, जो भी है आपको याद रहेगा। अब टेक्स्ट देखते हैं, जो प्रीएम्बल का हमारा मेन टेक्स्ट है, जो एनसीईआरटी की बुक्स में सभी जगह लिखा हुआ है। तो फर्स्ट है वी द पीपल ऑफ इंडिया। हम रिजोल्व करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूट करेंगे इंडिया को सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक में। तो जितने भी कीवर्ड्स हैं इनके अभी हम आगे मीनिंग डिस्कस करेंगे। फिर जस्टिस की बात की है, जस्टिस भी सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। तो उसका पिरामिड होता है कि पहले इंपॉर्टेंट सोशल जस्टिस होता है, देन इकोनॉमिक और देन पॉलिटिकल। उसी सीक्वेंस में ये दिया गया है। सीक्वेंस इसलिए इंपॉर्टेंट है ये, लिबर्टी थॉट्स की एक्सप्रेशन, बिलीफ और फेथ और वर्कशिप। तो आप इसे याद रखेंगे, तिब फा से, वेट अ मिनट, तिब फा से याद रखेंगे आप इसको, टिब फा। आपने नोट्स में भी, वैसे नोट्स की आपकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, आप हमारे चैनल @tips4is पे आपको PDF हाईलाइटेड पूरी मिल जाएगी आपको। और इसमें जो उसकी सेकेंड रीडिंग हम कंटिन्यू करेंगे, उसमें आपको जो MCQ है वो हम ऐड कर देंगे। और जो हमारी फाइनल, जो हमारा मेन चैनल है, उस पर हम जो प्लेलिस्ट इसकी ऐड होगी, ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट उस पर है, तो उसमें आपको जो MCQ के साथ साथ प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्लस जो आर्टिकल्स हैं जो इंपॉर्टेंट होते हैं वो क्लियरली आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो नेक्स्ट एक इक्वलिटी ऑफ स्टेटस और अपॉर्चुनिटी प्रमोट करना अमंग देम ऑल। फ्रेटर्निटी आता है जो इंश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की, यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। तो आप यहाँ पे एक बार रीडिंग लगा लीजिए बिकॉज इसके हम मीनिंग अभी आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो 26 नवंबर है 1949 डू हेवर हम अडोप्ट करते हैं और नेट करते हैं और अपने आप को देते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसमें स्टार्टिंग जो है वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो इसमें जो अथॉरिटी है जो लोगों से ड्राइव की गई है, प्लस जो सोवरेनिटी दिखाती है कि हमारे लोगों के सोवरेन है, हमने किसी साइन करने के लिए नहीं भेजा है, हमारे BR अम्बेडकर जी ने, लोगों से ही इसकी पावर ड्राइव होती है। नेक्स्ट है इंग्रेडिएंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो प्रीएम्बल है 4 इंग्रेडिएंट और कंपोनेंट है इसके अंदर। पहला है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल स्टेट करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो ड्राइव करता है अथॉरिटी लोगों से। सेकंड, नेचर क्या है इंडियन स्टेट का। तो ये जो सोवरेन है वो, कि हम आगे डिस्कस करेंगे, कंप्लीट अथॉरिटी है, इंडिपेंडेंट है, किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, ये सेल्फ रूल सिंपली। सोशलिस्ट है, ये डिफाइन करेंगे, सोशलिस्ट है, कैपिटलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी, तीनों में डिफरेंस क्या होता है, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जो इलेक्टेड हेड है, सब डिस्कस करेंगे हम। देन केम द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन।
ऑब्जेक्टिव हमारा जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। ये भी अलग अलग से कीवर्ड आपको डिस्कस किए जाएंगे। और जस्टिस जो आपको ऊपर भी आपको पिरामिड था वो पूरा सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिक, देन लिबर्टी, लिबर्टी भी वो जो पूरी तीनों रहेगी, और इक्वालिटी भी, देन फ्रेटर्निटी। डेट ऑफ अडोप्शन भी इंपॉर्टेंट है 26 नवंबर 1949, क्योंकि ये डेट ऑफ एडोप्शन एंड डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको दोनों ही क्लियर होनी चाहिए, आपको किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ऑलरेडी सेकंड चैप्टर में भी आपको ये एक्सप्लेन किया गया है। अब कीवर्ड जो जो इसमें है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो फर्स्ट है सोवरेन। तो सोवरेन क्या है कि वर्ड जो सोवरेन इंप्लाइज करता है कि इंडिया, पहले बात अपने माइंड में आप ध्यान रखें, पहली चीज डिपेंडेंस नहीं है किसी के भी, मींस ये सोवरेन है। तो आपको कैसे, जब आप को एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं कि 15 अगस्त 1947 में जो हमारा ये इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट आता है हमारा, तो उससे इंडिया डोमिनियन बन गया था। तो डोमिनियन इन द सेंस कि जो लॉ है वो पार्लियामेंट से ही बनेंगे, लेकिन जो हेड है उसका वो ब्रिटेन था, जो माउंटबेटन हमारे बने थे। लेकिन जो हमारा 26 जनवरी 1950 है, तो इसमें जो हमारा स्टेटस मिला हमें, वो मिला हमें सोवरेन का। अब सोवरेन का इसमें मीनिंग क्या है कि इसमें लोग अब भी पार्लियामेंट द्वारा ही बनाए जा रहे हैं, लेकिन जिसमें जो हेड है वो इलेक्टेड है, वहाँ पे ब्रिटिश रूल नहीं चल रहा है। तो जो ये सोवरेन है, अब इस यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ डोमिनियन टू सोवरेन कि 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950। और इसमें ही एक कॉन्सेप्ट ऐड कर देता हूँ मैं आपके लिए कि इस जो टाइम पीरियड में हमारा जो रूल चला है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अकॉर्डिंग चला है, जिससे कि इंटीरियम कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो इंटीरियम जहाँ भी ये वर्ड आएगा तो आप मान लें, आप इसकी मीनिंग क्या होता है कि टेम्परेरी, कि ये चेंज होगा। इंटीरियम गवर्नमेंट, इंटीरियम बजट, ये आपने वर्ड सुने होंगे, तो आपको ये पूरा ही यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सोवरेनिटी का मतलब यही है कि कोई अथॉरिटी से ऊपर नहीं है, ये अपने कंडक्ट कर सकता है अपने अफेयर्स को, चाहे वो एक्सटर्नल हो चाहे इंटरनल हो, किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, अपने डिसीजन खुद कर सकता है, कि अपने कानून भी खुद ये बना सकता है। और इंडिया की जो मेंबरशिप है कॉमनवेल्थ को या यूएन को, वो किसी भी तरीके से इसकी जो सोवरेनिटी है उसको खतरा नहीं है। ये एक कॉन्सेप्ट होता है मल्टीलेटरलिज्म का, वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए भी। तो वो ये कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। वो फर्दर जो इंडिया की मेंबरशिप है यूएनओ की, वो कोई भी लिमिटेशन नहीं देती उसकी सोवरेनिटी को। और एक सोवरेन स्टेट होते हुए इंडिया एक्वायर भी कर सकता है फॉरेन टेरिटरी को, या पार्ट भी दे सकता है इन द फेवर ऑफ फॉरेन स्टेट। और ऑलरेडी आपको जो नेक्स्ट वीडियो है चैप्टर 5 की वो प्रोवाइड कर दी गई है, उसमें ये एक्सप्लेन किया गया है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट था 1969 का, कि अगर फॉरेन स्टेट को कोई भी टेरिटरी देनी है तो उसके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। अगर कोई बाउंड्री डिस्प्यूट सोल्व करना है, दैट इट कैन बी सोल्व ओनली थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। अब वर्ड है इसमें सोशलिस्ट, और इसमें इंपॉर्टेंट फर्स्ट हाईलाइट क्यों किया गया है कि बिकॉज हमने ऊपर डिस्कस किया कि P2 सोसीआई दैट इज बाय 42nd अमेंडमेंट सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रेटिव वर्ड ऐड हुए हैं। लेकिन इससे पहले भी सोशलिस्ट वर्ड हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में था इन द फॉर्म ऑफ DPSP, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये कह सकते हैं कि जो पहले इम्प्लिसिट था वो अब वो 42nd अमेंडमेंट ऐड होने से एक्सप्लिसिट हो गया है। इसी वजह से कांग्रेस पार्टी ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ द सोसाइटी एव द सेशन में 1955 के अंदर। नोटेबली जो इंडिया का ब्रांड है सोशलिज्म, वो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्टिक सोशलिज्म नहीं है, जिसको स्टेट सोशलिज्म भी बोलते हैं, जिसमें इन्वॉल्व होता है नेशनलाइजेशन सभी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का, डिस्ट्रीब्यूशन का, और प्राइवेट प्रॉपर्टी को अबोलिश कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं, एक होता है सोशलिज्म, एक होता है मिक्स इकोनॉमी, एक है कैपिटलिज्म। तो जो सोशलिज्म में क्या होता है कि सपोज कीजिए कोई फैक्ट्री है, वहाँ पे जैसे कोविड-19 का चल रहा है, तो ये कोई अगर मेडिसिन बनाने का काम चलेगा, तो जो सोशलिस्ट है दैट इज USSR जैसे, तो वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी कि वो ऑन कर लेगी उस फैक्ट्री को, और फैक्ट्री ऑन करेगी गवर्नमेंट, और वो जो मेडिसिन है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल एट फ्री ऑफ कॉस्ट। अब एक आता है कैपिटलिस्ट जो हमारे US से हैं, तो इसमें क्या होगा कि वो सेम फैक्ट्री ऑन होगी बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, सपोज उसकी कॉस्ट 50 रुपीज़ है, तो वो उसके ऊपर अपना जो प्रॉफिट होगा 90 रुपीज़ या 110 रुपीज़ कुछ भी लगा के उसको सोल्ड करेंगे। द ओनली मीन टू ओपन दिस फैक्ट्री इज द प्रॉफिट। लेकिन जो मिक्स इकोनॉमी है दैट इज इंडिया,
यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे दोनों का है कि जो फैक्ट्री है दैट इज ओन्ड बाय अ प्राइवेट इंडिविजुअल, लेकिन उसको रेगुलेट करेगी गवर्नमेंट। कि जैसे एसेंशियल कमोडिटीज अभी जो मास्क और ये आए थे उसके अंदर ऐड करके उसके ऊपर एक लिमिट लगा देगी कि इसके ऊपर आप इसके चार्जेस नहीं कर सकते हैं। तो आपको होप पूरा ही सोशलिस्ट प्रिंसिपल पूरा क्लियर हो गया होगा। वही यहाँ पे दिया गया है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है दूसरी तरफ हमारे इंडिया में, वहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है। ऊपर आपको पूरे डिफरेंस क्लियर हो गए, सोशलिस्ट, मिक्स्ड एंड कैपिटलिस्ट। तो मिक्स इकोनॉमी है जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट एक साथ एग्जिस्ट करते हैं। फैक्ट्री का आपको एग्जांपल दिया है जो कि प्राइवेटली ओन होती है लेकिन रेगुलेट करती है गवर्नमेंट। दैट इज द मिक्स इकोनॉमी इन इंडियन कॉन्सेप्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है इसका एम है पॉवर्टी को एंड करना, इग्नोरेंस को, डिजीज को, और जो भी इनइक्वालिटी है अपॉर्चुनिटी की उसको खत्म करना। और ये हमारा ये सोशलिज्म है, ये ब्लेंड है मार्क्सिज्म का, कि कार्ल मार्क्स का ये कॉन्सेप्ट है गांधी जंगल, जिसमें न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी आती है जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, इसने भी डाइल्यूट कर दिया सोशलिस्ट जो क्रेडेंशियल था इंडियन स्टेट का। लेकिन आप ऊपर जो कॉन्सेप्ट समझाया गया सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, वो डिफरेंस ध्यान रखेंगे। दैट्स मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड एंड सोल्व एनी क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है सेकुलर। तो जो टर्म सेकुलर है वो भी 42nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था। हाईवे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो वर्ड सेकुलर स्टेट है वो एक्सप्रेसिवली मेंशन नहीं है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, लेकिन ऑलरेडी आपको सेलिएंट फीचर में भी एक्सप्लेन किया गया था मैंने कि कौन कौन से आर्टिकल बताते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली लिखेंगे। मैं आपको दोबारा बताऊँ, आर्टिकल 14 to 16 और 25 to 30 ये आर्टिकल शो करते हैं सेकुलर को। और इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट है सेकुलरिज्म का, जो वेस्टर्न है वो नेगेटिव है। दैट इज की कंप्लीट सेपरेशन स्टेट का फ्रॉम द रिलीजन, कि स्टेट रिलीजियस अफेयर में एंटर नहीं करेगा। दैट इज द वेस्टर्न कॉन्सेप्ट। बट इन इंडिया ऐसा नहीं है। ऑल रिलीजन हमारी कंट्री में सेम स्टेटस और सपोर्ट एंजॉय करते हैं। इसका क्लासिकल एग्जांपल ट्रिपल तलाक, राम मंदिर है, कि अगर रिलीजन में कुछ प्रॉब्लम है तो स्टेट उसमें एंटर कर सकता है। नेक्स्ट डेमोक्रेटिक, कि जो प्रीएम्बल में डॉक्ट्राइन ऑफ पॉपुलर सोवरेनिटी की पोजीशन सुप्रीम पावर लोगों के हाथ में, ये दो तरह की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में यही है जो जैसे स्विट्जरलैंड के अंदर है कि सुप्रीम का पावर लोगों के पास होती है कि रेफरेंडम करा लेते हैं। और इनडायरेक्ट जैसे हमारे इंडिया के अंदर है कि रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इंडिया में भी अब ये डायरेक्ट है, ये आप ग्राम सभा के लेवल पे आपको मिल जाता है। तो आप जब ऑब्जेक्टिव सोल्व करेंगे और हम पंचायत चैप्टर पे भी जाएंगे वहाँ पे आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसको। अब जो टाइप ऑफ डेमोक्रेसी है, ये जो इनडायरेक्ट है इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल। और इंडिया प्रोवाइड करता है कि रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। और इसके रीजन भी कि हमारे ने क्यों पार्लियामेंट्री अडॉप्ट किया, प्रेसिडेंशियल नहीं, इन ब्रीफ में आपको भी बता देता हूँ। लेकिन हम इसका सेपरेट चैप्टर जो पार्ट 2 है इस पर लक्ष्मीकांत, उसमें डिस्कस करेंगे कि इंडिया ने जो अडॉप्ट किया है रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट रेदर देन स्टेबल गवर्नमेंट। दैट्स वाई ये पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ गया है। सेकेंड थिंग कि इंडिया ऑलरेडी अवेयर था जो ब्रिटिश की वजह से जो इंडियन फेडरल पॉलिटी है उसने जो सीट्स हैं वो शो हुए थे इन द ब्रिटिश एरा। तो इंडिया अवेयर था इस जो पार्लियामेंट्री सिस्टम से, दैट्स वाई इन्होंने अडॉप्ट किया। अब जो टर्म डेमोक्रेटिक है वो यूज़ हुई है प्रेम्बल में ब्रॉडर सेंस में, जो कि केवल पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ही नहीं बताती, सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी बताती है। तो ये इंपॉर्टेंट है समझना आपको कि पॉलिटिकल तो हम समझते हैं, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी भी और सोशल डेमोक्रेसी भी, कि इकोनॉमिकली भी इक्वल समान होने चाहिए और सोशली भी, ये नहीं कि किसी तरीके का भेदभाव हो रहा है। और जो डायमेंशन है डॉक्टर अंबेडकर ने स्ट्रेस किया था कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी हम कैन नॉट लास्ट अनलेस लाइज द बेस ऑफ इज सोशल डेमोक्रेसी, कि सोशली रूप से ही अगर कोई इसमें भेदभाव हो रहा है तो वो कैसे इकोनॉमिकली फिर वो सोच सकता है। आप खुद ये कॉमन सेंस से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया गया कि सोशलिस्ट जो सोशल डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, कि वही कि ये LEF को रिकॉग्नाइज करना। आप अपने जब बनाएंगे तो नीचे LEF वेरी इंपॉर्टेंट होता है, उसके ऊपर ये सोशल आता है, देन इकोनॉमिक पिरामिड, देन पॉलिटिकल, कि जो प्रिंसिपल है लिबर्टी, इक्वालिटी, जो फ्रेटर्निटी का, इन्हें सेपरेट हम ट्रीट नहीं कर सकते। ये यूनियन ऑफ ट्रिनिटी है इन द सेंस कि एक का दूसरे से अगर डिवाइड किया जाएगा तो जो डेमोक्रेसी का पर्पस है फुलफिल नहीं होगा। लिबर्टी को इक्वलिटी से अलग नहीं कर सकते और इक्वलिटी को आप लिबर्टी से अलग नहीं कर सकते। सिमिलरली वाइस वर्सा फ्रेटर्निटी के साथ भी है। और बिना ही इक्वलिटी के लिबर्टी कैसे, मतलब लिबर्टी प्रोड्यूस क्या करेगी जब इक्वल नहीं होगी। आपने लिबर्टी दे दी तो सुप्रीमेसी होगी कुछ लोगों की
सबके ऊपर, और अगर इक्वालिटी दे दी लेकिन लिबर्टी नहीं है तो ये इंडिविजुअल अगर कोई इनिशिएटिव लगा रहा है तो उसको ख़त्म कर देगी। तो लास्ट की लाइन आपको पूरी क्लियर होना चाहिए। दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर इक्वालिटी नहीं है, कि जैसे 5-6 लोग हैं ये कि इनमें समानता नहीं रखी लेकिन लिबर्टी दे दी कि आपके जो इच्छा है आप पूरे ताकत दे दी गई, तो इसमें होगा क्या कि ये जो कुछ लोग सुप्रीम हो जाएंगे। जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है तो वो देखती है कि कौन सी कंपनी अपनी मोनोपोली लगा रही है, तो इसमें अगर हमने लिबर्टी ज़्यादा दे दी, इक्वालिटी नहीं रखी, तो वो जो 2 या 3 कंपनी है उनकी सुप्रीमेसी हो जाएगी ओवर जो अदर कंपनीज हैं, कि कुछ फ्यू की सुप्रीमेसी ओवर द मैनी। सेकेंडली थिंक अब उल्टा कर दें कि इक्वालिटी दे दी लेकिन लिबर्टी नहीं दी, इससे क्या होगा कि जो ये 2 और कंपनी अच्छा एफर्ट लगा रही हैं तो ये किल हो जाएगा, इनका मनी नहीं होगा कि कुछ एफर्ट लगाने का, बिकॉज एक लेवल के ऊपर ये बढ़ नहीं सकते। डेट्स वाई दोनों को बैलेंस करके ये चल रहा है। तो यही हमारी इंडियन गवर्नमेंट का पार्ट है। अब रिपब्लिक सिंपल है कि 2 होते हैं कि मोनार्की और रिपब्लिक। इंडियन ये डेमोक्रेटिक पॉलिटी होती है। मोनार्की में जो हेड होता है वो इलेक्टेड नहीं होता, हेरिडेटरी पोजीशन एंजॉय करता है लाइक ब्रिटेन। रिपब्लिक में वो डायरेक्टली इलेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्टली भी, यूएसए के अंदर जैसे हेड होता है जो हमारा। तो जो टर्म है रिपब्लिक, इसका दूसरा मीनिंग भी है, पूछ सकते हैं, जैसे लिबर्टी का पूछ लिया था। पहला तो ये जो डेमोक्रेटिक पॉलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन हेड। सेकेंड है कि जो रिपब्लिक है ये इंडिकेट करता है 2 और मीनिंग भी। पहला है कि जो पॉलिटिकल सोवरेनिटी है वो लोगों के हाथ में है, ना कि किसी सिंगल इंडिविजुअल लाइक किंग। सेकेंड कि जो एब्सेंस है प्रिविलेज क्लासेस का किसी भी, हैंस जो पब्लिक ऑफिसेज हैं वो सभी सिटीजन के लिए ओपन है बिना ही किसी डिस्क्रिमिनेशन के। नेक्स्ट है जस्टिस। तो जस्टिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये तीनों ही इसी सीक्वेंस में क्यों लिखे गए, बिकॉज आपको पिरामिड बताया था। पहले सोशलिस्ट इंपॉर्टेंट, फिर इकोनॉमिक, देन पॉलिटिकल। की जैसे ये आप ध्यान में कॉमन सेंस से रखेंगे, अगर सोशली किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो वो उसके बाद ही इकोनॉमिक की चीज़ों का वो सोचेगा। फर्स्ट है सोशली जो जस्टिस है वो डिनोट करता है कि सभी सिटीजन को इक्वल ट्रीटमेंट मिलना चाहिए बिना ही किसी उसके कास्ट को देखते हुए, कलर को, रेस को, कि बिकॉज आप इकोनॉमिकली कितने भी रिच हो जाएं, अगर आपको सोशली गलत ट्रीट किया जा रहा है तो वो कोई मुद्दा, मतलब कुछ बात बनती नहीं है, जमती नहीं है। इन मीन्स की एब्सेंस प्रिविलेजेस का बीइंग एक्सटेंडेड टू एनी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और किसी भी कंडीशन ऑफ बैकवर्ड क्लासेस को इंक्लूडिंग वुमेन। और इकोनॉमिक जो जस्टिस डिनोट करता है कि इकोनॉमिक फैक्टर पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना चाहिए। इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ इनइक्वालिटी इनकम, वेल्थ और प्रॉपर्टी में, जो कि है यहाँ पे सब बोल बच्चन, लेकिन होता सब कुछ है। अब कॉम्बिनेशन सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस का एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, तो आप ये ध्यान रखेंगे। अब पॉलिटिकल जस्टिस इंप्लाइज करता है कि जो सभी सिटीजन हैं उनको इक्वल पॉलिटिकल राइट मिलने चाहिए, वही राइट टू वोट एडल्ट्स को। ये नहीं आप उसमें जब अगर ऑप्शन में आगे सभी को तो आप वो गलत लगाएंगे, बिकॉज उसमें केवल 18+ को वो राइट्स हैं। अब आइडिया है जो जस्टिस का, ये कहाँ से लिया गया, ये रशियन से लिया गया। तो आप इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको रटना ही है जस एंड रस, तो RUS एंड जस। तो देखिए आप सिमिलरिटी है, बिकॉज जब फ्रेंच का हम देखते हैं तो वहाँ पर लिबर्टी है, तो आप जब एक को याद रखेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा। लिबर्टी है कि वही एब्सेंस, रेजिस्टेंस, रुकावट किसी के ऊपर, एक्टिविटी इंडिविजुअल के, लेकिन साथ साथ एक उसकी जो पर्सनैलिटी है उसका डेवलपमेंट भी। तो यही सेकेंड हमारा प्रीलिम्स में पूछा गया था। जो प्रीएम्बल है वो सिक्योर करता है सभी सिटीजन को। तिब्फा जो आपको ट्रिक बताई थी, इट इज़ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप। और ये जो लिबर्टी है इसका मतलब नहीं है लाइसेंस देना किसी को कि जो इच्छा है वो करे, लेकिन लिमिटेशन जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की उसके हिसाब से करे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिबर्टी मेंशन है, तो जो प्रीएम्बल तो है ही, आर्टिकल 19 एंड 21 ऑल्सो। आर्टिकल 19 में फ्रीडम है, तो एज पर द पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट जो दोनों टर्म है इनका मीनिंग डिफरेंट होता है, बट एज पर GS स्टूडेंट बोथ द टर्म हैव द सेम आंसर, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और यही जो टर्म लिबर्टी हमारे प्रीएम्बल में है, फंडामेंटल राइट में एब्सोल्यूट नहीं है, क्वालिफाइड है, मीन्स इसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती है। और डिसाइड कौन करता है वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमारी जो कोर्ट्स हैं, जुडिशरी है, वो डिसाइड करती है। और ये जो आइडिया है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी का, वो फ्रेंच रेवोल्यूशन से लिया गया है। नेक्स्ट है इक्वालिटी। इसका भी स्पेशल जो प्रिविलेज है उसका एब्सेंस है, और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऑलरेडी जैसे राइट टू इक्वालिटी है, वो इस बार भी पूछा गया था कौन सा आर्टिकल से पता चलता है, तो आर्टिकल 14 to 18 रहता है। तो वही यहाँ पे बताया गया, तीनों टाइप की होती हैं, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक।
और जो यहाँ पे पॉलिटिकल इक्वलिटी अचीव करने के लिए 2 आर्टिकल हैं 325 एंड 326। ये हमारे राइट टू वोट का पार्ट है कि एलिजिबल नहीं होगा इलेक्टोरल रोल के लिए ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन। तो राइट टू वोट हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये आप ध्यान रखेंगे। 2 है कि इलेक्शन टू लोकसभा और स्टेट असेंबली ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज, एडल्ट सफरेज। तो ये है हमारा जो डीपीएसपी है आर्टिकल 39 को, वो भी सिक्योर करता है मैन और वुमेन को इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, एडुकेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड को, और इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए। 9th है फेटर्निटी। फेटर्निटी का मतलब होता है सेंस ऑफ ब्रदरहुड की फीलिंग है फेटर्निटी की, वो क्या होता है बाय सिस्टम ऑफ सिंगल सिटीजनशिप। इसके थ्रू ही कॉन्स्टिट्यूशन फीलिंग ऑफ फेटर्निटी को प्रमोट करता है। फंडामेंटल ड्यूटी भी कहती है कि ड्यूटी है हमारे सभी सिटीजन की प्रमोट करना हार्मनी, कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी हम ये डिस्कस करेंगे, लेकिन आपसे अगर पूछ ले तो फंडामेंटल ड्यूटी में भी कॉमन ब्रदरहुड ये कीवर्ड मेंशन है। तो प्रेम्बल डिक्लेयर करता है फ्रेटर्निटी। तो 2 थिंग्स इसमें प्रेम्बल में दी गई हैं, इंडिविजुअल की डिग्निटी और यूनिटी और इंटीग्रिटी नेशन की। डिग्निटी इंडिविजुअल की और नेशन की इंटीग्रिटी। और आपको ऊपर मैं एक चीज़ भूल गया हूँ कि जब सोवरेनिटी की हम बात कर रहे थे तो हमारा जो इंडिया है वो सोवरेन है, लेकिन उसके जो इंडियंस हैं वो सोवरेन नहीं है। तो भारत सोवरेन, भारतीय सोवरेन नहीं है। तो ये बात ध्यान रखेंगे आप कि उनके ऊपर लिमिटेशन है। वर्ड इंटीग्रिटी जो है वो प्रेम्बल में ऐड हुआ था बाय 42 जो P2 CI आपको ट्रिक बताई गई है। और के मुंशी के अकॉर्डिंग जो मेंबर है ड्राफ्टिंग कमेटी के, डिग्निटी इंडिविजुअल की क्या सिग्निफाई करती है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है केवल मटेरियल बेनिफिट के लिए या बेटरमेंट के लिए काम नहीं कर रहा है, बट एक डेमोक्रेटिक सेटअप को उसको मेंटेन करता है जो इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी को भी रिकॉग्नाइज करता है। और दिस इज हाईलाइटेड थ्रू सम ऑफ द प्रोविजन, फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के कुछ प्रोविजन के थ्रू हाईलाइट होता है कि वो डिग्निटी इंडिविजुअल की एंश्योर करता है। और तो वो आर्टिकल आप कमेंट में लिखेंगे, अदरवाइज आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कि कौन कौन सा आर्टिकल एंश्योर करता है डिग्निटी इंडिविजुअल की। तो ये क्वेश्चन खुद आपसे फ्रेम हो जाएगा, इसका आंसर जो यूपीएससी फ्रेम करने की सोचेगा। फर्दर जो फंडामेंटल ड्यूटी है वो प्रोटेक्ट करता है डिग्निटी ऑफ द वुमेन ऑल्सो। तो जैसे आपको ये हाईलाइट कर मिले हुए हैं, लक्ष्मीकांत में ऐसे नहीं दिए हुए, सिंगल पैराग्राफ दिया हुआ है। ये पीडीएफ की इसकी हेल्प आपको रहेगी रिवीजन में भी और वीडियोस भी। ये हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिस्कस करेंगे। डिग्निटी ऑफ वुमेन भी दिया हुआ है, ये स्टेट करते हुए कि सभी सिटीजन की ड्यूटी है कि वो डेरोगेटरी प्रैक्टिस जो अपमानजनक सभी जो भी प्रैक्टिसेस हैं रिगार्डिंग वुमेन की डिग्निटी वो सब खत्म करें। और ये ड्यूटी है सभी सिटीजन इंडिया की कि प्रोटेक्ट करें, अपहोल्ड करें सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी इंडिया की। और जो फ्रेज है यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ नेशन, वो दोनों ही साइकोलॉजिकल और टेरिटोरियल मतलब माइंड से भी और टेरिटोरियल डायमेंशन दोनों देखता है नेशनल इंटीग्रिटी के। और आर्टिकल 1 हम ऑलरेडी नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, यूनियन ऑफ स्टेट। और टू मेक इट क्लियर दैट स्टेट का कोई राइट नहीं है कि यूनियन से अलग होके वो जाके पाकिस्तान में या अफगानिस्तान किसी से भी मिल जाए। सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। तो जो हमारा प्रियम्बल है इसके अंदर बेसिक फिलोसफी और फंडामेंटल वैल्यूज़ हैं और ये कंटेन करता है ग्रैंड एंड नोबल विजन हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि जो ड्रीम है रिफ्लेक्ट करता है कि जो फादर हमारे फाउंडिंग फादर है कॉन्स्टिट्यूशन का। डेट्स वाई जो एलादी कृष्णाचार्य अय्यर थे जो मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने कहा है कि प्रियम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेस करता है व्हाट वी हैड थॉट, जो हमने सोचा था और जो हमने ड्रीम किया था बहुत लंबे टाइम के लिए। प्रियम्बल हॉरोस्कोप है ऑफ द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है, के एम मुंशी जी ने बोला है। तो ये जो पंडित ठाकुर है इनका जो व्यूज है, इट इज अ प्रॉपर यार्डस्टिक विद विच वन कैन मेजर वर्थ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो सर अर्नेस्ट ने बोला है कि ये डिस्क्राइब करता है प्रियम्बल को एज अ की नोट, तो ये डायरेक्टली आपको हाईलाइट करके दिए गए हैं, डेट्स वाई आप इसको इजीली रिवाइज कर सकें। अब इंपॉर्टेंट आता है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी जो थी, तो फर्स्ट स्टार्ट हुई थी बरोबरी यूनियन केस था 1960 का। तो इसमें कहा था कि जो प्रियम्बल है जनरल पर्पज शो करता है बिहाइंड सेवरल प्रोविजन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। तो यही माइंड था हमारे मेकर्स का। वेयर जो टर्म है फर्दर जो यूज़ होती है आर्टिकल में एम्बिगुअस है, कैपेबल कि इसके एक से ज़्यादा मीनिंग हो सकते हैं जो टर्म हमारी इसमें प्रियम्बल में मेंशन है। और इसमें बेसिकली ये बोला गया था कि प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। जो हमारा बरोबरी यूनियन का केस है आपकी बस डायरेक्टली हाईलाइट कर दिया, आप ऊपर पढ़ेंगे पीडीएफ में, डायरेक्टली नीचे स्किप कर जाएं। और केसरनंद भारतीय केस जो था 1973 का, सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था अर्लियर ओपिनियन और कहा था प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। और LIC जो केस था 1995 का, प्रियम्बल एक इंटीग्रल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये दोबारा हेल्ड कर दिया गया था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है
पूछ सकते हैं कि प्रीएम्बल इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप वो आंसर लगाएंगे नो, प्रीएम्बल एसेंशियल नहीं, इंटीग्रल पार्ट है, एंड इंटीग्रल डजंट मीन एसेंशियल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो टेस्ट सीरीज में इंक्लूड होता है। अब रीजन क्या है इंसर्ट करने का प्रीएम्बल एट द एंड, मतलब सारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद प्रीएम्बल को ऐड किया गया कि इंश्योर किया जा सके कि ये जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसकी पूरी थीम उठ के इससे रिफ्लेक्ट हो सके। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो प्रीएम्बल है पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एंड इज इन कॉन्सिस्टेंट विद द ओपिनियन जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का था। दो चीज़ें इससे निकल के आती हैं जो इस बार प्री में भी पूछा गया था कि प्रीएम्बल एक पावर नहीं है, सोर्स ऑफ पावर कानून बनाने की, ना ही ये लिमिटेशन लगाती है कानून के ऊपर, और ये नॉन जस्टिसेबल है कि अगर इसके कोई भी प्रोविजन वोलेट होते हैं तो आप कोर्ट में मूव नहीं कर सकते। अमेंडेबिलिटी क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल अमेंड हो सकता है नहीं, ऑलरेडी आपको P2 ट्रैक बता दी गई है, तो एक बार ये अमेंड हो चुका है तो ये अमेंड किया जा सकता है। द क्वेश्चन इज वेदर द प्रीएम्बल कैन बी अमेंडेड 368 के अंदर नहीं, तो वो केशवानंदा भारती केस में आया था। तो पहले हुआ था कि प्रीएम्बल को अमेंड नहीं कर सकते बिकॉज इसका पार्ट नहीं है, लेकिन लेटर ऑन जब इसको पार्ट डिक्लेयर कर दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने हेल्ड किया गया कि प्रीएम्बल पार्ट है, और कोर्ट ने कहा कि जो बड़ोबरी यूनियन केस में था वो उनका ओपिनियन वो रॉन्ग था, और कहा कि प्रीएम्बल को अमेंड कर सकते हैं सब्जेक्ट क्या कंडीशन की कोई भी अमेंडमेंट नहीं किया जाएगा जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है, बेसिक फीचर है। दूसरे वर्ड्स में कही कोर्ट ने कहा कि जो बेसिक एलिमेंट और फंडामेंटल फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रीएम्बल में है उसे आर्टिकल 368 से आप ऑल्टर नहीं कर सकते, और ये एक बार अमेंडमेंट हो चुका है 42nd अमेंडमेंट से, जिससे 3 वर्ड ऐड हुए थे। डेट्स वाई जो अमेंडमेंट है वो वैलिड है बिकॉज ये हमारे किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को वॉलेट नहीं करता। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट हो चुका है, नेक्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू अवर चैनल। मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, एंड अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया उसको भी ज्वाइन कर लें, एंड थैंक यू।